हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके उपस्थित हुए हैं। आप भी क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे सीधा आते हैं। सीधा काम, नो बकवास, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और ये बहुत कष्ट पे भरा टाइम है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन ठंडे में भी उपस्थित हो रहे हैं हम आपके सामने। समझ रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं कृपया आप भी मेहनत करें और इस बार सफलता लेके मम्मी पापा का सपना पूरा कर दें। चलिए आते हैं। बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक स्थिति क्या होगा। 257 डिग्री सेल्सियस पे जल का भौतिक स्थिति देखिएगा इस टेबल लाइन में। अगर हम यहां देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहां हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जहां जल क्या होता है, उबलने लगता है, उबलता है यानी खौलता है, खौलता है, ठीक है। और इधर जब आएंगे, इधर तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, इधर कोई भी पॉइंट्स पे द्रव अवस्था में पाया जाएगा यहां तक। लेकिन इधर जब आएंगे -1 -2 तो क्या आ जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, सॉलिड यानी ठोस हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में ये द्रव होगा। और जब 100 डिग्री से जैसे क्रॉस करेंगे वो उबलने लगेगा और गैसीय रूप धारण करने लगेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, यानी वाष्पित हो जाएगा सारा चीज, वाष्पित। तो वाष्पित होने लगेगा। तो आपका पूछा गया है 257 डिग्री सेल्सियस, तो 257 डिग्री सेल्सियस कहां है आपका, इधर है, पार है। तो कैसा अवस्था में पाया जाएगा जल, गैसीय अवस्था में। तो गैसीय इसका आंसर हो जाता। प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा मतलब जहां 20,000 डिग्री सेल्सियस पार कर गया तब प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा। जैसे सूर्य, तारे, सारे में प्लाज्मा अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सअप, ठीक है। तो ये सारे प्लाज्मा अवस्था में रहता है वो सब। और गैसीय समझ गए। ठोस देखिए, पानी का तीनों रूप। अगर 0 डिग्री से सेल्सियस से अगर पीछे आता है, कम होता है, तो क्या बन जाएगा, बर्फ हो जाएगा। अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में द्रव अवस्था में रहता है और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से हाई होता है, बढ़ेगा, तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था 257 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पानी का क्वथनांक बिंदु बताइए कितना होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स आता है आपके सामने और बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। पहला था क्वथनांक, क्वथनांक जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिसमें कोई भी चीज खौलता हो, उबलता हो, उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर खोलता हो या उबलता हो उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे क्या क्या आप देखिएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होने लगता है, क्या लगता है, उबलने लगता है। और इसी के समकक्ष अगर 100 डिग्री सेल्सियस ना दे और केल्विन में दे दे तो केल्विन में आप समझिएगा 373 केल्विन, क्या हो गया, उबलने लगेगा पानी। और अगर मान लेते हैं दे दिया जाता है आपको फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, समझ रहे होंगे। और भी अगर बोला जाए, रूमर भी एक और होता है, तो वो हो जाएगा 80 रूमर, 80 रूमर होता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी पॉइंट दिया जाए आपको मानने के लिए कि क्वथनांक बिंदु कौन सा होगा, तो आप आंसर मार सकते हैं। तो मेरा क्वथनांक बिंदु दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो क्वथनांक में फंसते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एक गलनांक बिंदु। गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें कोई चीज मेल्ट कर जाता हो, गल जाता हो, उसे मेल्टिंग कहते हैं। जिस ताप पर कोई वस्तु, कोई भी चीज गल जाता हो यानी पिघलने लगता हो, कोई ठोस पिघलने लगता हो, कोई ठोस पिघलने लगता हो, कोई ठोस, एक सेकेंड, कोई ठोस पिघलने लगता है,
पिघलने, पिघलने लगता है। ठीक है, तो कोई ठोस जब पिघलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट करने लगा, गलने लगा। और एक बात और पूछा जाता है, ये गलनांक को द्रवनांक भी कहते हैं। द्रवनांक मतलब पानी अवस्था में तरल अवस्था में आने लगेगा, तो कोई ठोस पिघलेगा तो तरल अवस्था में आएगा, तो कभी द्रवनांक भी बोल देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चीज एक ही है, गलनांक और द्रवनांक। एक आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है जिसको जमनांक बोलते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार कंफ्यूजन होता है। जमनांक जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, FRIDG, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर जमने, जिस ताप पर कोई वस्तु जमने लगता हो, जैसे भी पानी था ना, जमने लगा था, ठीक है, द्रव से, तो जिस पे जमने लगता हो, जिस ताप पर जमने लगता हो, जमने लगेगा, उसे जमनांक कहते हैं। तो इस बात को जानिएगा आप लोग। तो ये 3 पॉइंट्स आता है आपके, क्वथनांक, द्रवनांक या गलनांक या जमनांक। ठीक है, अगर कोई चीज जमने कब लगेगा, अगर इसको देखा जाए तो जमने लगेगा आपका पहला 0 डिग्री सेल्सियस या अगर 273 केल्विन, ठीक है, और भी हो सकता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या आपका 0 डिग्री रूमर। ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छटेगा। जमनांक बिंदु बोले जाए या क्वथनांक। और ये स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए लाए थे। ये 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का था, मेटर चैप्टर से। ऐसे ही हमारे कलेक्शन है, आप रेगुलर वीडियो देखिए, सारा कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। टफ को आसान बनाना प्रैक्टिस ही कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वथनांक, गलनांक या जमनांक की 3 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और क्वेश्चन को मारिए। बहुत कंफ्यूज करता है, आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं होते होंगे। आप देखिए यहाँ 100 डिग्री पूछा था, केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा 212 फ़ारेनहाइट, और रूमर में पूछा तो 80 रूमर। और अगर जमनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, जिसपे जमने लगेगा। कोई भी चीज तरल अवस्था में जो रहता है वो जमने लगेगा, ठीक है। और 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 रूमर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लाइट चैप्टर से क्वेश्चन। देखिए किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे विबजियोर। ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, सन है, ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए यहां से जब सोर्सेस ऑफ लाइट इसमें प्रिज्म में पड़ेगा, प्रिज्म, तो ये क्या करेगा, सोर्सेस ऑफ लाइट को ये 7 भागों में बांट देगा, निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, VIBGYOR, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बोले, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो बैजानी हैप्पी नाला, ठीक है, बैजानी हैप्पी नाला। देखिएगा कभी कभी आपके एग्जाम में रेलवे जामुनी कलर नहीं देता है, ये जामुनी कलर के जगह देता है, ये जामुनी कलर है, इसके जगह पे क्या देता है, आसमानी। तो आप एग्जाम में ना कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे आपका पूछा गया कि किसका जो होता है सबसे कम होता है, क्या तरंग दैर्ध्य बोला है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का। अगर 2 बात पूछा जाए, ये लाल का जो है सबसे अधिक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक, यानी इधर जाने के बाद तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक इसका होता है, ठीक है। बाकी बात जितना पूछेगा, जैसे हो गया तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, निचाल भी बढ़ेगा, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। तो अगर सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लाल का, लाल का सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक,
तरंग दैर्ध्य का लाल का सबसे अधिक हो जाएगा। तो सबसे कम कौन होगा? जो नीचे होगा, क्योंकि नीचे से जाने के बाद ऊपर जाने के बाद बढ़ता है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? तो आपका सबसे कम वॉयलेट है यानी बैंगनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे कम है तरंग दैर्ध्य बैंगनी का। ये मारिएगा आप आंसर। उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चंस को अगर घुमाना चाहे तो जैसे इसमें मैं बोला तरंग दैर्ध्य को याद रखिएगा किस क्या होगा? हमेशा अधिक होगा। जैसे उसके बाद इधर कम क्या होगा? इधर से वापस इधर नीचे की ओर आएंगे, नीचे आएंगे तो ऐसे करके आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे आर वाई भी, तो आपका आवृत्ति बोलेगा कि किसका कम से कम होता है? आवृत्ति घटेगा। सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। ठीक है, विक्षेपण, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आवृत्ति, विक्षेपण और भी अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? आपका ये भी सबसे कम लाल रंग का होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर से आने पर घटता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊपर है तो यहां नीचे आने के बाद बढ़ता है। लाल का सबसे कम होगा। ठीक है, देखिएगा तो क्या होगा? बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। सारे चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, बोल दिया गया है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? तो लाल रंग का होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अच्छा लाल ऑप्शन में नहीं है इसमें, देखिए आपके साथ खेल दिया है, आप ऑप्शन में देखिए वहां जाके, अभी हमने जो समझाया इसमें देखिएगा। देखिए इसमें आपका सबसे अगर लाल ऑप्शन में नहीं है, लाल तो नहीं पूछा अपवर्तनांक में सबसे कम किसका है, तो लाल के बाद किसका नंबर है? लाल के बाद आपका किसका नंबर है? ऑरेंज का। ऑरेंज भी नहीं होगा तो पीला होगा, पीला नहीं होगा तो हरा होगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार खेलना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। तो यहां लाल है ही नहीं आपके ऑप्शन में, तो लाल नहीं है तो क्या होगा आपका? ऑरेंज होगा, क्योंकि VIBGYOR। तो अगर रेड नहीं है तो ऑरेंज होगा, ऑरेंज मतलब नारंगी, और नारंगी भी नहीं रहता तो येलो रहता, और नहीं तो हरा रहता। तो जो ऑप्शन में है उसके अनुसार लगाइए। इंडिगो मतलब आसमानी, या जब हो जाएगा जामुनी कलर, और वायलेट मतलब बैंगनी। तो देखिए आपका कौन सा दिया है? नारंगी है ऑप्शन में, उसके बाद तो नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड रहता रेड मारते, अगर ये भी नहीं रहता तो पीला मारते। तो आप जानिएगा तब ना कंसेप्ट को। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा होगा? जो ऊपर में होगा उसका कम होगा, लेकिन खाली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रेड कलर का, बाकी सब माइनस होगा, मतलब बढ़ेगा ऊपर से आने के बाद, और नीचे जाने पर एक ही बढ़ेगा, खाली केवल तरंग दैर्ध्य। चलिए फिर से देखिएगा इसको फिर से, ताकि कंसेप्ट आपका स्ट्रांग रहे। देखिएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। संपीड़न करना, मान लेते हैं एक जार में कुछ गैस के बूंदे हैं या तो वाटर जो भी है। ठीक है, अगर यहां पूरा भरा हुआ था, अगर ये इसके ऊपर हम कुछ रखते हैं, दबाते हैं, इसको सप्रेस करते हैं, दबाने वाला चीज रख दिए ताकि दबा के सप्रेस कर दे। संपीड़न मतलब होता ही है दबाना, तो संपीड़ित करते हैं इसको। तो संपीड़ित करके मान लेते हैं इतना ही में, जो इतना बड़ा चीज था इसको भर में इतना ही कर दिए। जब ये करेंगे तो क्या होगा? जब संपीड़ित करिएगा तो वायु दाब क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो हमेशा बढ़ेगा ना। तो वायु दाब क्योंकि स्पेस को कम कर दिया ना, जो गैस था वो निकला, तो वायु दाब हमेशा इसको, जो यहां था वो बेचारा दब गया, तो वायु दाब उच्च हो जाएगा। इसका आंसर क्लियर है? क्योंकि जब कण को आप जैसे दबाइएगा तो क्या होगा? रगड़ पैदा होगा सारे मौलिक कणों में, जितने कण से मिलकर बने, और रगड़ पैदा होगा तो क्या होगा? कल बताया तो घर्षण कहते हैं, और घर्षण होगा तो उष्मा का अधिकतर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है, सब कड़ी टू कड़ी है। अब सारे वीडियो देखिए जाके प्लेलिस्ट में। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है।
टिंडल प्रभाव, जिसको टिंडल प्रभाव का संबंधित है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, क्योंकि टिंडल प्रभाव का क्षय नहीं होता, जैसे दूध एक पोलाइट बिलियन है, पानी में आप मारिएगा टॉर्च तो इस साइड से उस साइड चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन दूध में नहीं जाएगा। तो वही बताया जा रहा है। तो किसका प्रभाव है ये किसको दिखाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव का। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक न्यूमेरिकल टाइप से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनाने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति पूछा है, यानी चाल कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, अपवर्तनांक सूचकांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। अब 1.5 है दे दिया, इसको 1.5 को 3.2 लिख सकते हैं, एक ही चीज है, एक ही बात है। जब लिखेंगे तो हमें म्यू बराबर यानी प्रकाश का अपवर्तनांक सूचकांक बराबर अपवर्तन सूचकांक, ठीक है, बराबर होता है, ये म्यू बराबर होता है आपका प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम की बात कर रहा है तो उसी माध्यम बोल रहा है, एक माध्यम में, उसी माध्यम में पता करना है कि उसका प्रकाश का चाल कितना होगा। ऐसे प्रकाश का चाल तो जानते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पूछा है कि उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक बिंदु दे दिया है 3.2 या 1.5 दिया है, उसमें उसी पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना होगा यह निकालने बोला है आपसे। तो फॉर्मूला होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। जब इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको म्यू बराबर दे दिया गया 3/2 इक्वल टू आपका जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को लिख देते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, या कुछ मान लीजिए माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या होगा, ये 3 कट जाएगा क्योंकि इक्वल के हैं और दोनों न्यूमरेटर का हिस्सा है। अब देखिए ये इधर माध्यम इधर चला जाएगा और ये 2 उधर से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर इधर गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका देखिए ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना प्रीवियस ईयर में, ग्रुप डी में पूछा गया है, 18/8/2018 को पूछा गया था और ये क्वेश्चन आया था आपसे और बहुत सारे लोग छोड़े भी थे। सोचे ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलता है, स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, sin I बटे sin R। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन था, आप उम्मीद करते हैं समझे होंगे। ठीक है, इक्वल का सिंबल है, म्यू इक्वल टू प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस बात को समझिए और बनाइए क्वेश्चंस को, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हलवा था लेकिन नहीं जानने के टफ हो जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति पूछा है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है यह पूछा है। तो धातु ऑक्साइड, देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति बेसिक होता है, यानी क्षारीय, ठीक है, बेसिक होता है। और आधातु बोला जाए, आधातु ऑक्साइड की प्रकृति
धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब बोल रहा है अधातु धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड की प्रकृति हो जाएगा, क्या हो गया, प्रकृति ये हो जाता है अम्लीय, अम्लीय, धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। तो आप आद रखने की कोशिश करिएगा, आ से अधातु और आ से अम्लीय, क्योंकि आप जानते तो हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आपको रटे हैं, आप जैसे भी हैं आपको पता है, लेकिन एग्जाम के दौरान आपके साथ गलती हो जाता है और आप एक लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, धातु अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, और दोनों ऑप्शन में मौजूद रहता है। जैसे देखिए यहां आपके पास सामने दोनों मौजूद है, समझ गए। तो आपको याद रखना है आ से अधातु और आ से अम्लीय, आद हो जाएगा आप, समझ गए। तो ये सारे बात को ध्यान दीजिएगा और हम लोग मिलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय और धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त का हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे स्टैक करते हैं। देखिएगा कार्बन के दो प्रकार होते हैं, ऐसे नॉर्मल कार्बन दो प्रकार से, एक संतृप्त एक असंतृप्त, संतृप्त संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। यानी संतृप्त क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, बस इतना याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सारे हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। बस इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन जाना आपसे, ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें एसिटिलीन ले लें, एसिटिलीन C2H2, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच, एक हाइड्रोजन है इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, बच गया क्या, इसके चार होते हैं, कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4 होता है, तो 4 बाहर है तो इसमें 4 इसके बनेंगे, तो 3, तो एक पेयर इसका यूज हो गया, 2 पेयर, 2 इसके एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, इससे आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में हम बताएंगे इसको। तो देखिएगा इसमें जो होता है, इसका एक मिलके बना था एक बॉन्ड, अब यहां देखिए दो मेरे इसके 3 होते हैं, अब बचा एक इधर यूज हो गया, इसका भी एक यूज हो गया, बचा हुआ 3, तो 3 एक इधर इधर, यानी 3 बॉन्ड इसके बीच में लगते हैं, और 3 बॉन्ड लगेगा तो ये कैसा हो जाएगा, असंतृप्त। ये C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन, जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में काम आता है मेरा, ठीक है। तो एसिटिलीन हो गया, कैसा है, असंतृप्त है। अगर हम, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए, डबल बॉन्ड भी आता तो असंतृप्त हो जाता। यहां हमें संतृप्त बॉन्ड देखना है, तो संतृप्त बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, CH4, जिसको आप लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है, मीथेन इसका। तो एक कार्बन है, इसका 4 बॉन्ड होगा, तो 4 में चारों तरफ हाइड्रोजन, देखिए तो कहीं डबल बॉन्ड है क्या, और नहीं बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो एक कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल नहीं। चलिए अब यहां क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग अटैक करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं, संतृप्त बोल रहा है, तो संतृप्त में मुझे सिंगल ढूंढना है केवल, क्योंकि डबल और ट्रिपल होगा तो असंतृप्त हो जाएगा, हमको तो पूछा गया है असंतृप्त, तो क्या हो जाएगा, फिर बोल रहा है दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, क्योंकि हमें सिंगल ढूंढना है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होगा, यहां आ गया आपका एकल बंध होगा, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहां संतृप्त में क्या बोले, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो ये आपका आंसर हो जाता। एक आयनिक बॉन्ड होगा, वो नहीं, आयनिक बॉन्ड बाद में बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सब इस बात को समझेंगे, खाली संतृप्त और असंतृप्त का अगर नॉलेज रहता तो क्वेश्चन खटाक से मार देते, समझ गए।
इसीलिए हमें इतना कंसेप्ट डेवलप करना है कि हमें ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको पता होना चाहिए और हम आंसर को ढूंढेंगे सीधा, वहां से काहे सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड किसमें है देखते हैं। एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ये तो इसका सेंसलेस है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो कहां से बनेगा, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए तभी ना बनाएगा पेयर, समझ गए, तभी बॉन्ड लगेगा 2 कार्बन परमाणुओं के साथ कम से कम, सिंगल रहेगा तो नहीं है, ठीक है, वो नहीं होगा, इसका काम ही नहीं है। अभी तो इसका एसिटिलीन का बनाया था हमने, तो क्या बताया था, 2 कार्बन बॉन्ड था, ठीक है, और एक इधर लगा था, एक इधर लगा था, तो बचा कितना, 2 कार्बन एक्स्ट्रा बच गया था, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये इसका हो गया। C2H6 है, C इधर इधर देख लेते हैं, 6 है तो इसमें एक H यहां लगाया मैंने, एक H ये अपना अपना 2 3, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, देखिए 3 यूज हो चुका है, एक सिंगल बचा हुआ है जो यहां लगेगा। इसमें डबल बॉन्ड कहीं आया नहीं आया, और 6 के 6 हाइड्रोजन भी यूज हो गए और 2 कार्बन भी जुट गया, तो हमें संतृप्त बोलना था। और इसका अगर देख लेते बना के तो C है, और एक हाइड्रोजन इधर लगाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हो गया है, और एक इधर लगा दीजिए कहीं, तो 2 2 4 हो गया। अब बचा कितना, 2 इसके पास भी बच गया है, इलेक्ट्रॉन बारीक अच्छा ला, 2 इसके पास भी है, तो इसका डबल बॉन्ड बना लिया। तो हमें संतृप्त ढूंढना था, इसका मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कार्बन परमाणु के साथ कभी नहीं बन सकता है, इसलिए कम से कम 2 चाहिए हमें बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये सेंसलेस हो गया। 3 ऑप्शन था मेरे पास, अब 3 में से देखा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, और संतृप्त है तो मुझे पता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए, तो एकल बॉन्ड किसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिखा। तो कैसे हम लोग किसको पहुंच रहे थे आंसर तक, हमने जाना तब ना, सीखे तब ना कि सिंगल बॉन्ड होता है तो संतृप्त कहते हैं, डबल और ट्रिपल होगा तो असंतृप्त कहते हैं। तो ऐसे करके आप भी आंसर तक पहुंचिएगा। देखिए आगे बोल रहा है, क्वेश्चन है, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधा में कौन सा सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, देखते हैं। पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों पौधे को एक दृढ़ता प्रदान करता है, पेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा नारियल के जो खोपड़ी में लगा रहता है, रेशे जिससे बनते हैं, वो मतलब ये भी ये स्थूल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। और जाइलम जो होता है ये जल पहुंचाता है। जाइलम क्या लेके जाता है, जल लेके जाता है, जाइलम जल लेके जाता है, जल पहुंचाता है। कहां से, रूट से ना, जड़ से। जाइलम जल पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है। कहां, जड़ों से। जड़ों, मूलरम जो होते हैं कण, छोटे छोटे मूलरम, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जड़ों से तना तक, तना से लेके जितने भी पत्तियों तक, सारे तना पत्तियों। आप बताइए हमें, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगा, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां से इसके रूट्स हैं, और रूट से ये जा रहा है तो ग्रेविटी के कैसा जा रहा है, एगेंस्ट जा रहा है कि ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा आपका। तो ये जड़ से लेके ऊपर जा रहा है जाइलम, ये जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर ले जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है जाइलम लेके, तो क्या हो जाएगा इसका, ग्रेविटेशन से एगेंस्ट जा रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। अगर देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपका पूछा गया है रेलवे द्वारा, तो क्या गारंटी कहां से क्वेश्चन बन जाए। आगे आपका है, ये जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, आपका फल पहुंचाता है, यानी भोजन पहुंचाता है। तब फ्लोएम क्या करता है, भोजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। तो ये बताइए भोजन कहां बनता है, पेड़ के पत्तियों में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और जब भोजन बनता है तो कहां जाएगा, अब पेड़ के पत्तियों में भोजन बनाएगा, वो हर एक कोने तक पहुंचाएगा, जड़ को भी जाके पहुंचाएगा,
तो सब जगह पहुंचाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम करता है ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम करता है, सहित ना अधीन काम करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने हम खेल देंगे उसके साथ, ठीक है। ये सारे जो होता है कठोरता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। तो देखिए आपका क्या पूछा था, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तब भोजन कौन पहुंचा रहा है, आपका फ्लोएम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इससे ऐसे था, हमने इसका ऑपरेशन करने की कोशिश किया, और आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे तब ना हम लोग ऑप्शन से छाटेंगे, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल्स है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक, दो समान बोल रहा है, समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं या संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। अच्छा, जैसे तार था और एक यहां दो समान बोला है, पहले दो समान प्रतिरोधक, वो भी समानांतर क्रम में बोला है, तो समानांतर जोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया, ये बोला है 10 ओम, 10 ओम रेसिस्टेंस, ये भी 10 ओम। बोलिए कहां लिखा हुआ है, क्योंकि दो समान बोला है ना, इसीलिए हमने दो लिया समान प्रतिरोधक। उसके बाद एक और बोला है, एक और संयोजन किया जाता है तो कितना होगा, ठीक है। ये एक बंद परिपथ से जुड़ा रहेगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, हमें तो यहां दिखाना था, तो क्या हो जाएगा इसका, एक जो तीसरा है वो भी 10 ओम का है। ये पक्का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 13 तारीख को आया था शिफ्ट 2 में, मुझे अच्छे से याद है। चलिए देखिएगा, तो हमें इसको कैसे निकालेंगे, पहले हमें समानांतर को करना होगा, समानांतर पहले निकालते हैं। तो समानांतर क्या होता है, 1/, पैरेलल अगर करेंगे तो पैरेलल वाला यानी समानांतर क्रम वाला, तर समानांतर देखिएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 1/10 प्लस 1/10, आर इक्विवेलेंट हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा 1/R, टोटल क्या हो जाएगा 10, 10, 2, 2/5, 2/10 कट जाएगा, 2×5 1/5, यानी क्या निकल गया, आर बराबर टोटल निकल गया 5 ओम, ये दोनों मिला के जाएगा, 5 ओम इधर से जाएगा। अब ये दोनों अगर पैरेलल वाला जब मेरा मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम लोग ये 10 ओम के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज में हो जाता है। दो पैरेलल को जब जोड़ देंगे तो फिर हमें करंट का पता चल जाएगा कि यहां का औसतन कितना होता है। जब ये निकल जाएगा तो जो तीसरा दिया हुआ है सीरीज में जोड़ा गया है कि संयोजन बोला गया है कि एक और तीसरा जो संयोजन करते हैं उसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू टोटल हो जाएगा 5 ओम और एक हो जाएगा 10 ओम, तो कितना हो जाएगा 15 ओम, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ओम। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बोला दो समान प्रतिरोधक को समानांतर, हमने समानांतर जोड़ा, समानांतर का फॉर्मूला ही होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना रहे जोड़ दीजिए। हमने जोड़ा, यहां से हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया, इसका निकल गया 5 ओम, और 5 ओम निकल गया तो तीसरा एक और प्रतिरोध जोड़ रहा है, वो सीरीज में बोला है कि एक और 10 ओम के संयोजन किया जाता है तो कितना होगा, समकक्ष। तो उसके बाद 10 ओम तो एक ही है ना, तो 10 ओम और एन से गया 5 ओम, कितना हो गया 15 ओम। ऐसे आंसर करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। बोला 3 समान प्रतिरोधक जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कुछ नहीं, पहले फिगर बनाइए, अगर कंफ्यूजन बुझा रहा है तो ऐसे होगा, ठीक है। एक हो गया, समानांतर बोला है तो हम लोग पैरेलल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर ये तीनों जुड़ा हुआ है,
और इधर से वो निकला वो, ठीक है। तो ये आपका 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, 6 ओम है। बोलेगा 6 कहाँ दिया हुआ है, लिखा तो कहीं नहीं है, लिखा तो एक ही है। तो इसमें पढ़िए तो 3 समान प्रतिरोधक, आप हड़बड़ी में देखते हैं अरे 6 ओम है, ठीक है, तो 6 ओम गलती से लगा दीजिएगा। बहुत लोग नहीं जानते तो सीधा अरे 3 बोला है तो 6 3 18 मार के चले आए, आपका हो गया गलत, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका समानांतर क्रम का फॉर्मूला ही है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वह 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 बहुत सारे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल। तो देखते हैं 1/r कितना है 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जब क्योंकि तीनों 6 6 है तो हमने किया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, सारे जुड़ जाएंगे 1 2 3 3/6, यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा 1 इसको 2 में जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2, यानी r बराबर कितना निकल गया आपका, r पैरेलल अगर जुड़ता है तो 2 ओम, क्योंकि ये उलट जाएगा, ठीक है, तो r इक्वल टू 2 ओम हो गया। तो देखिए r इक्वल टू 2 ओम कहाँ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के नहीं मारना होगा कि 3 बोला तो 6 3 18 करेंगे। आप कंसेप्चुअल पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और सही आंसर निकालिए, ताकि आपको 70 नंबर लेके घर में ना बैठना पड़े, 71 लेके नौकरी पर जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना आज का, गर्मा गर्म ठंडा के मौसम में। चलिए, एक ऐसा वायर जो आपके घरों में बिजली संचारित करते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है, घर में जो बिजली वायर होता है तार, उस पर किसका कोटिंग रहता है वो पूछा गया है। पहला पूछा गया कि उसका कोटिंग कैसा रहता है, उसका बाहर का कवर कैसा रहता है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा पॉलीथीन का, या पॉलीथाइल फ्लोराइड, या पॉलीस्टेरीन क्लोराइड। तो इसका आंसर पीवीसी होता है, यानी पीवीसी का फुल नेम भी कभी पूछ दिया जाता है तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, समझे। तो ऐसे आंसर्स करना था, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं आ रहे होंगे। आप देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हर एक बातों को जितना बात बोलते हैं उतना आप लोग फोकस कीजिए, ताकि ग्रुप डी में 25/25 लाने में पूरा सहयोग करे आपका, ठीक है। और भी सारे दोस्तों यारों को शेयर करें और थोड़ा मज़े से वीडियो देखिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके देखना है कि ग्रुप डी एग्जाम आ गया, हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, टाइम नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या जान लगा दो इस बार नौकरी लेने में, या जाने दो, फिर आराम से कमल नंबर डाल के सो जाइए। जान लगा दो या जाने दो, 2 ही काम बचा है, क्योंकि डेट दे दिया गया है। आप डेट में एग्जाम कंडक्ट भी हो जाएगा, अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। तो समझिए कितना तकलीफ है, 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इंसान का माइंड बदलते रहता है, क्या होगा आपके भविष्य के साथ सोचिए, और एक बार फिर से अपने जोश को जाहिर कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।